पुलवामा को लेकर राजनीति करने वालों के खिलाफ आपने पीएम मोदी का आक्रोश देखा। देश के रक्षा मंत्री ने भी आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के समर्थकों पर डायरेक्ट अटैक किया। हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने स्पेशल प्लेन में राजनाथ सिंह से खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के रक्षा मंत्री, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अहम सदस्य और सीसीएस के अहम सदस्य राजनाथ सिंह जी। इतना सब कुछ परिचय जाहिर तौर पे हर एक विषय पर इनसे बात हो सकती है क्योंकि बिहार के चुनाव पर निकले हुए हैं। राजनाथ जी, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल कि रक्षा मंत्री आप हैं देश के और एक हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, वहाँ पे असेंबली में ये कहा जा रहा है कि किस तरह से थर थर कांप रहे थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? नहीं, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, उनकी नीयत के ऊपर जो है सवाल का निशान खड़ा किया और यहाँ तक कि आम चर्चा में यह बात भी लाने की उनकी तरफ से भरपूर कोशिश हुई थी। यह जो कुछ किया गया है वो आगामी होने वाले लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखकर यह सब सारी चीजें हुई हैं। इस प्रकार के सोच की तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सक रहा हूँ। यानी एक प्रकार से पाकिस्तान को परोक्ष रूप से एक ताकत देने की कोशिश की गई है, यानी उसके स्टैंड को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। लेकिन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान की सरकार के ही एक मंत्री ने जिस तरीके से खुलासा किया है, उससे बात ये पूरी तरह से साफ हो गई है कि हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों की जो हत्या की गई थी उसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। मैं देख रहा हूं कि जब से इसका खुलासा हुआ है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, कांग्रेस का कोई नेता बोलने को तैयार ही नहीं है। बार बार ये कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, आपकी क्या ओपिनियन है, आपका क्या स्टैंड है, यह देश जानना चाहता है। कम से कम आप एक अपनी प्रतिक्रिया तो दीजिए। यदि आपने पहले गलत कहा है तो कम से कम उसके लिए आपको खेद तो व्यक्त करना चाहिए। वैसे भी राष्ट्रीय एकता अखंडता का सवाल हो, राष्ट्रीय स्वाभिमान का सवाल हो, ऐसे सवालों पर लोगों को दलगत भावना से ऊपर उठकर एकजुट होकर साथ खड़े होना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी की ये स्वीकारोक्ति पाकिस्तान को जो हम लोग ब्लैक लिस्टेड कराने की कोशिश कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या आपको लगता है उसके लिए एक बड़ा सबूत हो सकता है ये स्वीकारोक्ति? नहीं, वैसे सबूत बहुत सारे हैं और सचमुच उसको तो FATF के ब्लैक लिस्ट में डाला जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ग्रे में है, ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए। और जब मंत्री ये बात मान रहे हैं कि पुलवामा हमने और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एकजुट होकर आतंकवाद का बढ़ावा देने की जिस भी देश के द्वारा कोशिश की जाती है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उस दिन क्या ये प्लानिंग थी अटैक करने की, जैसा कि वहाँ पे आया सादी कह रहे हैं कि भारत अटैक कर देता अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा जाता तो? अब इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन वो स्वीकार करते हैं वहाँ के विदेश मंत्री पाकिस्तान के कि यदि हम लोगों ने अभिनंदन को रिहा नहीं किया तो रात्रि में 9 बजे पाकिस्तान के ऊपर भारत मिसाइल अटैक कर सकता है। यानी एक दहशत सी थी, यानी भारत की ताकत को एक प्रकार से उन्होंने स्वीकार किया। सीसीएस क्या इस बात को लेकर किसी प्रकार के दबाव में था? अभिनंदन वहाँ पे थे, अभिनंदन के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इस बात को लेकर किसी प्रकार के नहीं, हम लोग कभी दबाव में नहीं थे। हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। जो हमारे साथ नापाक हरकत करेगा हम उसको बख्शेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं। पसीने छूटना, थर थर कांपना, क्या कोई मैसेज भी कन्वे किया गया था किसी चैनल के मार्फत कि अगर आपने नहीं छोड़ा तो हम अटैक करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इसकी गोपनीय सूचना शायद कोई प्राप्त हुई हो, उस आधार पर उन लोगों को यह लगा हो कि यदि हम लोगों ने अभिनंदन को रिहा नहीं किया तो भारत कुछ भी कर सकता है। यह सच है, भारत का चरित्र है कि हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। अभिनंदन की रिहाई नहीं होती तो भारत किसी भी हद तक जाता। बस स्वाभाविक है, अभिनंदन की रिहाई तो हमको न होती तो अभिनंदन की रिहाई करानी पड़ती है। कैसे होती अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा।
जैसा कि आपने बताया कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इस चीज़ पे हो रहा था, पुलवामा को लेके जो चीज़, वो हमारी लड़ाई को क्या कोई कमज़ोर करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? जब हम दुश्मन देश से निपटते हैं तो उस तरह की बयानबाजी जैसा कुछ विपक्षी नहीं, जिस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस के लोगों के द्वारा की गई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे समय में देश इस प्रकार के बयानों से कमजोर होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी छवि धूमिल होती है और यह कोशिश उन लोगों के द्वारा की गई। मैं कहता हूं कि जब इस सारी चीज़ों का खुलासा पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उन्हीं के मंत्री ने कर दिया है, अब तो कोई ना कोई स्टेटमेंट कांग्रेस का आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों चुप्पी साधे बैठे हुए हैं? क्यों उनकी जुबान पर ताला लगा हुआ है? देश इस सवाल का जवाब चाहता है। वो अब दुबक कर बैठे हुए हैं, वो जवाब देने को भी तैयार नहीं। आतंकवाद का एक और रूप सर फ्रांस में देखने को मिल रहा है, उसको लेके भारत में प्रदर्शन हो रहा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह। इसे कैसे देखें? देखिए, मैं इसे मानता हूं कि मान लीजिए किसी का कोई आराध्य देव हो अथवा कोई किसी का आदर्श हो, तो यदि कहीं से कोई अपमानित होता है तो ठीक है, एक सहज तरीके से अपना विरोध प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन किसी को किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। फ्रांस हमारा मित्र देश है, उनके राष्ट्रपति को भारत में मुंबई की सड़कों पे उनके पोस्टर्स लगाए गए। फ्रांस में जो कुछ भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। भारत में जो प्रदर्शन हुए जैसे भोपाल, यूपी, मुंबई, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई यदि आक्रोश यदि कोई व्यक्त करता है अपना, अथवा कोई एक टोकन प्रदर्शन करता है विरोध करने के लिए, तो उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि हम किसी से सहमत नहीं हैं, अथवा हमारे किसी आदर्श अथवा हमारे किसी आराध्य देव अथवा हमारी किसी आस्था पर कोई चोट पहुंची है, तो हम किसी को हत्या करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, किसी का गला उतार लेंगे। आतंकवाद के मसले पे फ्रांस के साथ भारत पूरी तरह से खड़ा है, उनके राष्ट्रपति फ्रैंको नहीं, आतंकवाद के मुद्दे पर हम दुनिया के किसी भी देश के साथ खड़े हैं और मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एकजुट होना चाहिए आतंकवाद के सवाल पर। एक चीज़ सर और बहुत दिलचस्प देखने को मिली कि जैसे बहुत सारे जो प्रदर्शनकारी भारत में थे, उन्हें नहीं पता कि मैक्रो ने क्या कहा, कहाँ के राष्ट्रपति हैं, कई लोगों को ये भी नहीं पता, फिर भी प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं। जैसा कि सीए के समय भी हो रहा था कि सीए के बारे में नहीं जानते लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई डिजाइन देखते हैं आप, इनको ऑर्गेनाइज तरीके से इकट्ठा किया जाता है? अब देखिए, कहीं ना कहीं कुछ तो है, तो लेकिन अब उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इन सब सारी चीज़ों से बाज आना चाहिए, मैं यही कहूँगा। इस्लामिक रेडिकलिज्म की एक तरफ बात होती है, दूसरी तरफ इमरान खान ये कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, मुस्लिम देशों को ये कहते हैं। इस्लामोफोबिया है या वास्तव में इस्लामिक रेडिकलिज्म? नहीं, इस्लामोफोबिया नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। इस हकीकत पर जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिस्टर इमरान जो है पर्दा नहीं डाल सकते। हकीकत है। सऊदी अरब देश जैसे देश ने भी आतंकवाद के मसले पे और हकीकत के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उन्हीं के मंत्रियों ने इसका प्रमाण दे दिया है। पाकिस्तान का एक वीडियो भी सर बहुत दिख रहा है कि कैसे एक महिला टीचर बच्चों को ये सिखा रही है कि पुतले के मार्फत कैसे तलवार से गर्दन काट दी जाती है, इस निंदा को लेके। वहाँ का रेडिकलिज्म ज़्यादा चिंता की बात है पड़ोसी देश में? कहीं का भी रेडिकलिज्म ये कोई चिंता का विषय है। और मैं कहता हूँ कि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो रेडिकलाइजेशन को अथवा हत्या को पर केवल चिंता ही नहीं व्यक्त करनी चाहिए, बल्कि इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और पूरी तरह से हम लोग साथ हैं। भारत सरकार फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ है, फ्रांस के साथ है आतंकवाद के मसले को लेकर। नहीं, आप उस पर स्वाभाविक रूप से हमारे प्रधानमंत्री ने भी उसको कंडम किया है। जिस तरीके से लोगों की गला रेत कर हत्या की गई, भारत ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। लद्दाख में जो कुछ सर हो रहा है, क्या उस बात को लेकर हम लोग किसी प्रकार के दबाव में हैं? भारत की सरकार दबाव? कहीं कोई दबाव में नहीं है। भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है। न तो हम अपने किसी पड़ोसी की 1 इंच जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और न तो भारत की 1 इंच जमीन पर किसी को कब्जा करने की इजाजत देंगे।
आज के डेट में स्थिति क्या है? लगातार बातचीत की कोशिश हो रही है लेकिन तनातनी दिख रहा है, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, एक्चुअल पोजीशन क्या है वो? मैंने अभी बातचीत का सिलसिला जारी है। चाइना ने भी कहा है कि हम भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं। इसके पहले भी 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है और फिर से चाइना की तरफ से जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो उन्होंने हमारे पत्र पर भी रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं। सॉल्यूशन लंबा देख रहे हैं कि काफ़ी वक्त लगेगा अभी इसमें? अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कितना समय लगेगा। जितना समय लगे उसके लिए हम लोग तैयार हैं। ये बिल्कुल तैयार है। उस बात को लेकर हम लोग दबाव में नहीं है कि अगर ज़्यादा समय लगा तो हमें कोई हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे, उसके लिए चाहे जितना भी लंबा समय लगेगा। राहुल गांधी बार बार चुनावी रैलियों में क्लेम कर रहे हैं, हर जगह क्लेम कर रहे हैं कि कैसे चीन ने हमारा ज़मीन कब्जा कर लिया है और भारत के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी की मैं समझता हूँ यहाँ चर्चा अब नहीं की जानी चाहिए किस किस प्रकार के वही स्टेटमेंट्स देते हैं। मैंने पुलवामा में जो कुछ हुआ था उसमें भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, लेकिन आज चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि देश के सामने इस बात का खुलासा करें कि जो उस समय उन्होंने कहा था वो सच था कि गलत था। चीन हमारे यहाँ घुस गया है, हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, इस बात पे बार बार वो जोर दे रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं। नहीं है कि बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार उनका आरोप है, वो देखना चाहिए चीन ने क्या किया है, कैसे किया है। 1962 से लेकर 2013 तक का इतिहास देखना चाहिए। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि जब राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भारत की संप्रभुता का सवाल खड़ा होता है तो दलगत भावना से उस सभी को ऊपर उठकर एकजुट होना चाहिए। अभी अमेरिका के साथ 2+2 मीटिंग हुई थी, चीन के संदर्भ में अमेरिका का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, हम दुनिया के सभी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहते हैं। अमेरिका के भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री यहाँ पर आए थे। 2+2 मीटिंग उन लोगों के साथ हुई है, मीटिंग काफ़ी अच्छी रही है। अमेरिका का ये कहना है कि अगर चाइना के संदर्भ में भारत के साथ पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हैं, बड़ी चीज़ थी, एक्सपेक्टेड था ये? नहीं, यदि भारत और चीन के बीच का मामला यदि बातचीत के द्वारा हल हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर स्थिति और कोई दूसरी नहीं हो सकती। अगर यूएस के सपोर्ट की जरूरत पड़े तो हम उसे लेने को तैयार हैं? नहीं, ऐसा है कि भारत की एक अपनी ताकत है। दुनिया का कोई भी देश ग्लोबल इक्वेशंस को देखकर, ग्लोबल सिचुएशंस को देखकर यदि किसी के साथ खड़ा होना चाहता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की सिर्फ बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो लगातार बीजेपी वर्कर्स की हत्या हो रही है एक एक करके। यह मानकर चलिए कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो, और जो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है वो बहुत ही दुखद है, और यह सचमुच इसको भी हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और आतंकवाद का सफाया कश्मीर की धरती से करने के लिए हमारी सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस, इनका म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बहुत ही बेहतर है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आगामी साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर इस आतंकवाद पर काबू पाने में हम पूरी तरह से कामयाब होंगे। बीजेपी वर्कर्स की जो अंतिम यात्रा थी उसमें जिस प्रकार की भीड़ उमड़ी, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे उस अंतिम यात्रा में, ये भी एक बड़ा संदेश है कि वहाँ पे कुछ परिवर्तन, बड़ा संदेश भी है। और उससे ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि धारा 370 समाप्त होने के बाद अब जम्मू कश्मीर के वो हालात नहीं है जो पहले हुआ करते थे। पहले यदि इस प्रकार की हत्या हुई होती किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की तो शायद इतनी भीड़ इकट्ठा होने की हिम्मत न कर पाती, लेकिन आज कश्मीर के अंदर भी लोगों के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है। एक चीज़ जो नहीं बदला वो महबूबा मुफ्ती का स्टैंड, वो तिरंगा से अभी भी उनका एतराज़ है, खुल के कह रही हैं। वो कैसे देखते हैं महबूबा के बयान को? नहीं, तिरंगा जो भारत का है उसको तो तिरंगे से प्यार करना ही होगा। तिरंगा हमारे भारत की राष्ट्रीय स्वाभिमान, भारत की अस्मिता का प्रतीक है, तो करना ही होगा जो भी भारत का रहने वाला है। जो प्यार नहीं दिखाएगा उसके लिए क्या संदेश है? अब वो जो होगा सो होगा, देखेंगे। गुपकार समझौता बार बार बैठ के करना, गुपकार समझौता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा सब बैठती हैं, बार बार उनका बोलना, कैसे देखते हैं इनके गुपकार समझौता?
नहीं, इसे तो मैं दुर्भाग्यपूर्ण ही मानता हूँ। धारा 370 के रिस्टोर होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। वो सिर्फ ख्याली पुलाव बनाया जा रहा है। क्योंकि इसी आधार पर देश में हमको जनमत प्राप्त हुआ है और हमारी सरकार बनी है, क्योंकि हमारे एजेंडा का यह पार्ट था और एक प्रमुख पार्ट था कि हमारी सरकार जब भी बनेगी केंद्र में वो स्पष्ट बहुमत हासिल होगा। हम धारा 370 को समाप्त करेंगे, 35A को समाप्त करेंगे और उस काम को किया है। जो देश की जनता के साथ वादा हमने किया था उस वादे को पूरा किया है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके नेता बयान भी देते हैं और मैं समझता हूँ कि इस जनमत का आदर किया जाना चाहिए सभी के द्वारा। वो कहते हैं कि इससे और माहौल खराब हुआ है धारा 370 हटाने से। नहीं, ये बेबुनियाद निराधार बात है। जो डेवलपमेंट वर्क सर वहाँ पे चल रहा है जम्मू कश्मीर, उससे संतुष्ट हैं? मैं जम्मू कश्मीर की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ और विशेष रूप से कश्मीर की जनता को कि विकास की गति तेज होगी और जम्मू कश्मीर भी अब हिंदुस्तान के एक डेवलप्ड स्टेट, विकसित राज्यों की कतार में आकर खड़ा होगा। हम यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद देखिए केवड़िया टू अहमदाबाद पीएम मोदी की सी प्लेन वाली जर्नी।